जय हिंद फ्रेंड्स। मेरे भाई, आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा पे बात करने वाले हैं कि 2025 सिलेक्शन का साल होगा। अब कैसे होगा, इन मुद्दा पे बात करते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2025 में यानी अप्रैल मई में होने वाली है। फिर आप देख पा रहे हैं सीजीएल का एग्जाम होगा। फिर आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। कहने का मतलब है कि कुछ लोग टीचर के लिए एलिजिबल भी है, कुछ लोग टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। मेरे भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिधर एलिजिबल है ना, उस पर जी जान लगा दीजिए, उसी पे जी जान लगा दीजिए। जैसे आप अगर आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है तो टीचर पे फोकस बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें, छोड़ दीजिए उसे। आप जानिए, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीएड करके बैठे हुए हैं, और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना बीएड के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। आप ऐसे भी पर्सन देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बावजूद 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर भी देखेंगे जहाँ गवर्नमेंट जॉब कर रहा है लेकिन फिर भी 25,000 30,000 की सैलरी ले रहे हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि सर 2025 में इतने सारे वैकेंसी आने वाली हैं, तो इसमें हम अपनी तैयारी किस अकॉर्डिंग करें और कैसे करें कि मेरा सिलेक्शन इस पर होने की चांसेस ज़्यादा रहे, ठीक है। मैं देखिए 100% मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस आधार पे मेहनत कर रहे हो, कैसे मेहनत नहीं कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, कितना मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर जहाँ तक कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं भी खुद अगर रिवीजन नहीं करूँगा तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा भी रिजल्ट नहीं होगा। ये बात 100% है। देखिए, जो 100% बात है उसे बताने में ना तो कभी शर्म होनी चाहिए, ना किसी बात की डर होनी चाहिए। जो रियलिटी है भाई आपके सामने है। आइए, तो हम जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2025 एग्जाम। अब जैसे देखिए 2025 एग्जाम तो सर होने वाली है, ये 100% है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं तो इधर एसएससी का एग्जाम होगा, यह आपका रेलवे का एग्जाम होगा, उसके बाद टीचर का एग्जाम होने वाला है। यानी इन लगभग तमाम जो है वैकेंसी 2025 में आने वाली है। तो हमें उस बात पे फोकस करना है कि हम किसके लिए एलिजिबल है। अगर हम जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उसे हम यहाँ से अपने डायरी से उसे कट करके हटा देंगे, ताकि मेरे माइंड में एक चीज इंफॉर्मेशन रहे कि हम केवल और केवल सिर्फ हम इसी के लिए बने हैं। अब जैसे समस्याएं जाती है, मैं प्रॉपर अगर मान के चल रहा हूँ, अगर आप एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका रेलवे भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एसएससी में जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस। जबकि अगर आप देखेंगे रेलवे में, तो रेलवे में आपका इंग्लिश का सेक्शन हट जाता है। तो यहाँ पे एसएससी से कम मेहनत कहाँ है, रेलवे में है। अगर माना जाए तो एक एस्पिरेंट के लिए हर जगह मेहनत बराबरी है, हर जगह उसकी मेहनत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एसएससी की तुलना में यहाँ पे मेहनत कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ता है, जबकि एसएससी में आपको पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो सर हम क्यों ना हम एसएससी को टारगेट करके चले, ताकि आने वाला टाइम में हमारा रेलवे भी कंप्लीट हो जाए, और ये इनसे रिलेटेड जो भी तमाम एग्जाम है, जैसे डिफेंस वगैरह का भी एग्जाम है, तो वो एग्जाम भी मेरा क्लियर हो जाए। तो आपको टारगेट एक चीज लेकर के चलना है कि 2025 में आप सिलेक्शन लेना है। 2025 में आप अपना टारगेट देख लीजिए कि आपका कौन कौन से सिलेबस में आ रहे हैं सब्जेक्ट। जैसे मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ तो देखिए इसमें आपका मैथ्स आते हैं, प्लस रीजनिंग आते हैं, प्लस इंग्लिश आते हैं, प्लस जीएस आते हैं। ये जो तमाम सब्जेक्ट है ये एसएससी के सिलेबस में है, और इसी सब्जेक्ट को देखा जा रहा है कि देखिए इसमें से इंग्लिश एगो हट जाएगा तो आपका रेलवे का सिलेबस हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कि हम पर डे इसे करें सो कैसे करें। यूट्यूब से अगर हम करना चाहते तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है मेरे भाई, कि आज जैसे ये टीचर आया तो ये सीरीज लॉन्च कर दिया, आज ये टीचर आया ये सीरीज लॉन्च कर दिया। अब स्टूडेंट जो है दोनों तरफ भरमार हो चुका है, अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, भटकना नहीं है मेरे भाई। सही गाइडेंस पे जाइए और किसी भी एक टीचर को फॉलो कीजिए जो आपको समझ में आ रहा है, जिससे समझ में आ रहा है, जिससे समझ में आना चाहिए, और प्लस में आपका एग्जाम का लेवल वाइज करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कोई सिंपल क्वेश्चन अगर करा दिया और आपको समझ में आ रहा है तो आप उनके पीछे एकदम लटके हुए रह जाए। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा वैसे में। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हम इतना तो है, लेकिन हमारा डेली का टारगेट शेड्यूल क्या होनी चाहिए, डेली का टारगेट शेड्यूल क्या होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिए डेली टारगेट शेड्यूल क्या है। डेली टारगेट शेड्यूल,
अब देखिए इस मुद्दा पे अगर हम बात करेंगे डेली टारगेट शेड्यूल को लेकर के, तो अभी इतना ज़्यादा भरमार हो चुका है मेरे भाई, जिसका कोई नाम नहीं लीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊँ कि डेली टारगेट शेड्यूल मेरा ये है, मैं ये कर सकता हूँ, आप भी कर लीजिए, क्या यह पॉसिबल है? क्या हो सकता है जो मेरे से जो सीनियर है वो कहेंगे कि मैं इतना एक दिन में डेली टारगेट कर सकता हूँ, तुम मेरे साथ करो, क्या मेरे से पॉसिबल होगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो ये जो डेली टारगेट ग्रुप है ना, आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग देखिए कि आपका मेमोरी पावर कितना ज़्यादा है। अगर आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग है, हाई लेवल का, तो आप बड़ा लेवल भी बना सकते हैं। अगर आपका मेमोरी पावर लो लेवल का है, तो आप छोटी छोटी टारगेट बनाइए, इतनी छोटी टारगेट बनाइए जो आप कंप्लीट कर पाए। ठीक है। अब जैसे समस्याएं आती है कि ये तो डेली आपको टारगेट बनाने हैं, डेली टारगेट में क्या बनानी है? जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, प्लस में जीएस पढ़ना है। तो आप जो है डेली आप टारगेट बना सकते हैं कि 2 घंटा हमको मैथ्स में देना है, 2 घंटा रीजनिंग में देना है, 2 घंटा इंग्लिश में देना है, 2 घंटा जीएस में देना है। मैं बोल रहा हूँ कि आप रीजनिंग में मात्र 1 घंटा ही दीजिएगा और इसका 1 घंटा काट करके आप जीएस में 3 घंटा दे दीजिएगा। इससे आपको जो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। देखिए कुछ लोग होते हैं जो जीएस को इग्नोर करके चलते हैं। मेरे भाई मैं उनसे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हो सकता है जो कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें मैथ्स नहीं पूछा जाए, हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम जिसमें रीजनिंग नहीं पूछा जाए, किसी में इंग्लिश नहीं पूछा जाए, लेकिन जीएस एक ऐसा प्रॉपर सब्जेक्ट है जो दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आप बिहार में या फिर कोई अदर स्टेट में या फिर इंडिया में कोई भी एग्जाम ले लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जीएस हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इसलिए जीएस को आप एकदम बेस बना करके चलिए और जीएस में टाइम अगर हो तो आप टाइम दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। जैसे आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो आप टारगेट बना लीजिए कि मैथ्स हमें 2 घंटा पढ़ना है और देखिए रीजनिंग हमें 1 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश हमें 2 घंटा पढ़ना है, जीएस 3 घंटा पढ़ना है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि कम से कम तो आपको एक एवरेज स्टूडेंट को इतना पढ़ना ही चाहिए जो बिल्कुल बिगिनर्स है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर अगर हम इतना अगर पढ़ रहे हैं तो हम मिनी मॉक टेस्ट कैसे दें? मेरे भाई अगर आप मिनी मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं, मैंने आप सभी को पता है कि यूथ एग्जाम 7 एक टेलीग्राम चैनल है, यूथ एग्जाम 7 एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने पर डे वहाँ पे 8 बजे लाइव मॉक टेस्ट करवा दिया है कि हर डे आपकी जो क्विज होगी उस क्विज में जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस जो मैं करवाता हूँ वहाँ से आपको रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप पर डे लाइव आकर के 10 मिनट का क्विज लगा लीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। जैसे स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा है, जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान किया है उस सब्जेक्ट को मैंने वहाँ पे क्या करता हूँ, क्विज करवाता हूँ। इससे क्या होगा, स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलेगा, स्टूडेंट को क्या होगा, पकड़ बनेगी उस सब्जेक्ट पे। तो यहाँ आप आ जाइए और पर डे 8 बजे जो है आप जो है यहाँ पे क्विज लगाइए, इससे आपको बेनिफिट होगा। चाहे एसएससी चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कराता हूँ। आप इस चैनल से जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद अब हम बात कर रहे थे कि डेली टारगेट शेड्यूल तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम वीक में क्या करें, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि पहला नंबर डेली टारगेट शेड्यूल बना लीजिए, डेली इसे कीजिए और वीक में आप क्या कीजिए, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, वीकली मॉक टेस्ट। और मैं बोल रहा हूँ आप मुझे एक भी ऐसा सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम बता दीजिए जिन्होंने बिना मॉक टेस्ट दिए रिजल्ट लाया है। एक भी ऐसा सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं होगा जो बिना पढ़े हुए चाहे बिना वीकली मॉक टेस्ट दिए हुए उन्होंने रिजल्ट लाया होगा। रिजल्ट उसी का होगा जो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाएंगे, जितना ज्यादा लगा सकते हैं आप लगाइए मॉक टेस्ट, रिजल्ट होगा। अब बात कर लेते हैं कि सर जैसे इतना तो हम कर रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद अगर मेरा बहुत कुछ अगर डाउट अगर होता है तो हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई जब कुमार अमित अगर आपके साथ है तो आपका डाउट होगा क्या? दुनिया के कोई भी डाउट होगा ना, आप कमेंट में पिन कर देना है, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। अगर ज़्यादा मैटर अगर सीरियस है तो उससे प्रॉपरली आपके लिए वीडियोज भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का क्या है, समर्थन है, तो आप घबराएंगे नहीं मेरे भाई। तो जो भी जहाँ तक ही हो पाएगा मैं आपके लिए पूरा अवेलेबल करा दूंगा। अब जैसे कुछ लोग हैं जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, मेरे भाई मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न यही था कि मेरे पास माइक नहीं था। जो माइक था वो मेरे फ्रेंड्स का था, उसका ज़रूरत था, उन्होंने ले गया। तो अब मैंने माइक को ऑर्डर किया और अब मेरे पास माइक हो चुके हैं। अब मेरा जीवन का एक उद्देश्य है कि स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ अपने तरफ से दूं ताकि वो हमें याद कर पाए, मेरा एक टारगेट है। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि जैसे सीजीएल रिजल्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे भाई कि मेरा सीजीएल में रिजल्ट नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने सिलेबस तो अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, बट एग्जाम टाइम में मैं रिविजन नहीं कर पाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है। देखो रिवीजन नहीं कर पाया, इसका भी मैं रीज़न बता रहा हूँ कि देखो मेरे पास थोड़ा सा
फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, जिस कारण से हमें थोड़ी बहुत अर्निंग भी करनी पड़ती है। इसके अकॉर्डिंग हमें जो है रिवीजन नहीं करने का मौका मिला, ना के बराबर मौका मिला, क्योंकि होता है जो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं जो आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो सेम मेरे साथ हुआ। तो हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई घबराहट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कभी अपने आप से नहीं आड़ा। मैंने हमेशा अपने आप पे मेहनत करता रहा और करता ही रहूँगा भाई। जब तक आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, हमेशा अपने आप के लिए और मोटिवेशन रहूँगा, और मोटिवेशन बन के हमेशा आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा और मैं करते भी रहूँगा। तो मेरे भाई, अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी अगर डाउट हो, चाहे मेरे से कुछ पूछना हो, तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी मेरे से जुड़ सकते हो, या फिर कमेंट में पिन कर देना, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।